हेलो स्टूडेंट्स, मैं रतिराम आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद रतिराम धीमा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने कक्षा 10 का चैप्टर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का एक टॉपिक लिया है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चैप्टर 17 है और जिसके अंदर बोर्ड एग्जाम में कुल मिलाकर 6 अंक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 6 अंक का क्वेश्चन या तो पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स अपने पास हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। इन तीनों टॉपिकों में से आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अपना माध्य, और यहाँ पर माध्य को समांतर माध्य कहेंगे। समांतर माध्य का मतलब अर्थमेटिक मीन। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह अपना टॉपिक है समांतर माध्य। अब एक बार आप पीछे की कक्षा 9th में जहां तक आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि समांतर माध्य क्या है। जिस प्रकार से अपने 9th क्लास में पढ़ा था कि समांतर माध्य है वह होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षण। यह होता अपना समांतर माध्य जो कि अपने 9th क्लास तक पढ़ा था। अब 10th क्लास में अपने जो पढ़ने वाले हैं वह है प्रथम जो अपना टॉपिक है समांतर माध्य के अंतर्गत वह है दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना। यह अपना फर्स्ट टॉपिक है माध्य के अंतर्गत दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना। अब दिए गए बारंबारता बंटन का क्या आशय है इसको हम विस्तार से एक एग्जांपल के द्वारा पढ़ते हैं। देखिए, यदि कोई बारंबारता बंटन आपको दे दिया जाए कि उस बारंबारता बंटन का आपको माध्य निकालना, जैसे अपने को दे दिया जाए x 3, 5, 8 और 11 और आपको बारंबारता दे दी जाए 2, 4, 5 और 3। इस प्रकार की आपको एक टेबल जिसको बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी, यह आपको अगर दी गई है और सबसे इजी और सबसे आसान जो प्रश्न है वह यही बनता है कि दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको माध्य समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है उस सूत्र को आप याद कीजिए। किसी भी टॉपिक चाहे माध्य हो चाहे माध्यक हो चाहे बहुलक हो, आप पहले उसका सूत्र याद कर लीजिए और सूत्र याद करने के बाद बार बार उसको क्वेश्चन पर अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो देखिए, समांतर माध्य क्या होता है, इसको x बार से हम लिखते हैं। समांतर माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। यह समांतर माध्य का सूत्र होता है। तो एक बार सूत्र को आप अच्छी तरह याद कर ले। समांतर माध्य x बार इक्वल टू समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। यहाँ पर समीशन का मतलब है कि fi xi, i से क्या से है कि i का मतलब पंक्ति से है कि पंक्ति नंबर 1 के x को पंक्ति नंबर 1 के f से गुणा किया गया है। तो और समीशन का मतलब है कि इस पंक्ति का टोटल योग सम ऑफ fi xi। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या निकालना है कि आपको पंक्ति मिलनी चाहिए जिसमें f और x को क्या किया गया है, मल्टीपल किया गया है।
तो यदि आपको कहीं भी बारंबारता बंटन दिया गया है तो उसका माध्य ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए और f होना चाहिए। दिए गए बंटन में x भी है और f भी है, दोनों को एक नया कॉलम बनाएंगे fi xi, और इस नए कॉलम में इन दोनों को साथ साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3 2 जा 6, 3 2 6, 5 चौके 20, 8 पंजे 40 और 11 दिए 33। जिसके साथ समीशन या सिग्मा लगा हुआ है उसके ही आप लाइन टोटल करना है, बाकी लाइन में किसी का टोटल नहीं करना है। समीशन fi xi इक्वल टू, और ये हो गया इसका टोटल 99, टोटल हो गया 99, और इसका टोटल आपके पास हो गया है सिग्मा fi इक्वल टू 40। यानी इस प्रकार की टेबल बनाएंगे और उस टेबल के नीचे इसकी टोटल ऐसे कॉलम के अंदर ही बना करके अपने इसका टोटल लिख देंगे। अब समांतर माध्य का आपने सूत्र लिख लिया, समांतर माध्य x बार बराबर सूत्र लिख लिया। सूत्र लिखने के बाद आपको बस ये इक्वल टू का साइन लगाते हुए चलना है और इनके मान है वो इसमें यहां से उठा करके इसमें लिखने हैं। तो यहां से इसमें सूत्र मान लिखिए 99 अपॉन 14, डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.07। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समांतर माध्य में सबसे पहले हमने पढ़ा दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना। ये अपना दिया गया बारंबारता बंटन था। इस बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र पढ़ा कि समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और यहां से fi xi यानी ये जो आपको लाइन ज्ञात एक्स्ट्रा करनी थी तो इसका एक कॉलम आपने बना लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें लिख दिया। इसी को आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और इस लाइन को भी आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और दोनों का सम इसके सामने आप लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने पहला जो सबसे आसान माध्य ज्ञात करने का तरीका था वो हमने सीख लिया है। अब बात आती है यदि आपका जो बारंबारता बंटन है वह आपको वर्ग अंतराल का दिया गया हो तो आप माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और फिर बारंबारता दी गई है तो उसका आप माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको भी हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मान लो अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये वर्ग अंतराल दिया गया है और क्वेश्चन में ये अपने को बारंबारता दी गई है 9, 12, 15, 10 और 14। ये आपको बारंबारता दी गई है। आपको टेबल इस प्रकार से दी गई हमेशा मिलती है तो उसको आप क्या कर लेंगे, वर्टिकली लिख लेंगे। अब देखिए अपने क्या पढ़ा था, समांतर माध्य का सूत्र ज्ञात करने का अभी तक अपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। वो फॉर्मूला क्या था, समीशन fi xi अपॉन समीशन f। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब देखिए इस फॉर्मूले के लिए मैंने पहले भी बताया था कि सूत्र में जो चीजें नाम होते हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, सारणी में भी होने चाहिए। सूत्र में आपके पास एक तो नाम f है और एक x है। सारणी में देखिए आपके पास सिर्फ f की टेबल में सिर्फ f का कॉलम है, x का कोई कॉलम नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखें कि x कहां से लाएं और x क्या है। x क्या होता है, x एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि दिए गए वर्ग अंतराल की दोनों लिमिट, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो x कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और इसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से आपको डिवाइड करना है। दोबारा देख लो x क्या है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 10 को 0 से प्लस करेंगे 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 5। तो आपके पास नया कॉलम x का आप बना लेंगे x और इसकी वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे 10 और 20, 30 और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। लेकिन देखो एक आसान तरीका, यदि आपने वर्ग अंतराल आपका सतत चल रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले वाला वैल्यू x को निकाल लेंगे, उसके बाद आपका जो डिफरेंस जिसको हम h से डिफाइन करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 10 है सभी के बीच में, तो आप इसमें 10 10
जोड़ते चले जाइए, आपका एक्स वेरिएबल है वो निकल आएगा 25, 35 और 48। ये आपके पास x प्राप्त हो गया। अब जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, यदि आपके पास x की कॉलम भी है और आपके पास f का कॉलम भी है, आपको क्या करना है, एक नया कॉलम बनाना है और जिसमें आपको क्या लिखना है, fi xi को एक साथ यानी गुणा के रूप में लिखना है। आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 45, ये हो गया 180, 375, 350 और ये वैल्यू होगी आपके पास 630। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब आपको प्लस किसका करना था, कौन सी लाइन का करना है, जिसके साथ समीशन लगा हुआ है, इस लाइन का और f लाइन का टोटल करना है। तो समीशन fi इसका टोटल कितना है 60 और समीशन fi xi इसका टोटल प्रयोग कितना प्राप्त हुआ है 1580। यानी इसको टोटल करेंगे 1580 प्राप्त होगा। दोनों वैल्यू को आपने लिख लिया, समांतर माध्य का सूत्र लिख लिया। सूत्र प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लिखना है, जिसका भी सूत्र से आपको हल करना है, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले सारणी के बाद में क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। और अब सूत्र में आपको ये मान ऊपर से सारणी से देखते हुए पुट अप करने हैं। सिग्मा fi xi है 1580 बट्टे सिग्मा fi आया 60, 0 से 0 कट हो गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 26.33। यानी 6 को 15 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, बच गए 3 और 38, 6 से 36, आपके पास 2 बच गए, पॉइंट लगा दिया, 20 होते ही 33 आ जाएगा। यानी ये जो है 10 है। इसका मतलब आपका माध्य समांतर माध्य का आंसर क्या आएगा, समांतर माध्य बराबर 26.33। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने अभी तक माध्य की आसान विधि, सबसे आसान विधि समांतर माध्य का सूत्र x बार इक्वल टू समीशन fi xi अपॉन समीशन fi से हमने दोनों प्रकार के क्वेश्चन, दी गई बारंबारता बंटन सारणी, साधारण और वर्ग अंतराल वाली, दोनों प्रकार के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब यदि देखो हम यहाँ पर इसको मल्टीपल करते हैं, x को f से मल्टीपल करते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं। अब यदि यहाँ पर वैल्यू अपने को बड़ी दे दी जाए, f की वैल्यू बड़ी हो और क्या हो, x की वैल्यू भी क्या हो आपके पास बड़ी हो, बहुत बड़ी वैल्यू हो, तब क्या करते हैं अपने, जब इनको गुणा करते हैं तो गुणा की वैल्यू अपनी क्या होती है, बहुत बड़ी होती चली जाती है। यानी कि अपनी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। और उस कैलकुलेशन से बचने के लिए माध्य की 2 विधियां और इजाद की गई है, और जो कि संभवतः बोर्ड की एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है। इससे पहले इस माध्य का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें कि आपको क्या दिया हुआ है कि कहीं f की वैल्यू दी हुई नहीं मिलेगी, कहीं आपको x की वैल्यू दी हुई नहीं मिलेगी, और आपसे पूछा जाएगा कि x की क्या वैल्यू है, यानी कि स्थान में क्या आने वाला है। तो ऐसा एक क्वेश्चन जो बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, उस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको x की वैल्यू दी गई है और f की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन है x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपको x की वैल्यू दी गई है। बारंबारता है, x के सामने 46, यहाँ पर आपके लिए किस स्थान है, यहाँ पर आपके लिए किस स्थान दिया गया है, यहाँ पर 25, 10 और 5, ये आपको बारंबारता मान दिया गया है। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है इस बारंबारता का समीशन fi का टोटल आपको दिया गया है 200, और आपको दिया गया है समांतर माध्य। ये पहले से आपको दिया गया है कि दी गई बारंबारता बंटन सारणी का समांतर माध्य कितना है 1.46, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है, गिवन है। और आपसे पूछा कि इस स्थान में क्या आएगा, वैल्यू बताइए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस सारणी में जहां पर एक स्थान है वहां पर आपको x और y लिख लेना है। और जैसा कि अपने करते आ रहे हैं, अपने को तो माध्य निकालने का एक ही तरीका आता है, चाहे आपको आंसर दिया है चाहे नहीं दिया है। यदि आपके पास x और f की टेबल है तो आपको क्या निकालना, सबसे पहले fx की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है।
इसको मल्टीपल किया 0, इसको मल्टीपल किया x, इसको मल्टीपल किया 2y, इसको किया 75, इसको किया 40 और इसको किया 25। माध्य ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, समीशन f i x वाली लाइन का टोटल करते हैं और f वाली लाइन का भी टोटल करते हैं। चाहे आपको टोटल दिया गया है चाहे नहीं दिया गया है, हमें इसका टोटल अपनी सारणी के अनुसार अवश्य ही करना है। हमने इसका टोटल किया, क्या आएगा, देखो x और y वाले वैल्यू है जो आपको अलग रखनी है, इनको आपको एक बार छेड़ना ही नहीं है। बिना x y वैल्यू जो है उनको आप क्या कर लीजिए, उनका आप टोटल कर लीजिए। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 2 13 और 1 14 यानी 140। और उसके साथ आपने जो x और y की वैल्यू छोड़ दी वो आपको प्लस करके लिखनी है x प्लस 2y। ये किसकी वैल्यू आपकी समीशन f i x i की वैल्यू आ गई। ऐसे आपको इसका टोटल करना है और इसका टोटल करेंगे तो देखो यहां पर लिख रहा हूं समीशन f i, एक बार मिटा देता हूं और आसानी से इसके नीचे लिख देता हूं। यानी इसकी वैल्यू आपकी तो दी गई है और अपने अनुसार समीशन f i की वैल्यू निकाल रहे हैं। वो क्या है, ये देखो x और y वैल्यू को एक बार छोड़ दो और इन सभी का क्या कर लो, टोटल कर लो। 5 और 5 10, ये हो गए 45 और ये हो गए 86 प्लस अब लिख दो x प्लस y। तो एक तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, इस क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देने की बात ये है कि आपको x और y की जो वैल्यू है इनको मल्टीपल भी करना है और इनके साथ प्लस भी करना है। यहाँ ये ध्यान रखना कि इनको टोटल करते समय कहीं आप ये दो इसमें कहीं टोटल ना करते, इसलिए x और y वैल्यू को आप एक बार पहले से अलग कर लें और उसके बाद बाकी को जोड़ के और उसके लास्ट में आप इनको दोनों क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा के दोनों में लिखते हैं। अब देखिए जहां पर आपके पास दो वैल्यू होते हैं x और y, यानी कहीं भी आपके पास यदि दो चर हैं, दो चरों का मान निकालने के लिए चाहे ये किसी भी क्लास में और किसी भी टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन आए, यदि आपके पास चर दो हैं तो आपको उसको हल करने के लिए आपके पास इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। दो इक्वेशन से आप एक क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस आपके पास समीशन f i के दो मान प्राप्त हो गए। एक मान तो अपने खुद ने निकाला है और एक इसका आंसर अपने को दिया हुआ था कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए। तो इन दोनों से आपने क्या लिख दिया, 86 प्लस x प्लस y इक्वल टू कितना आना चाहिए, 200 आना चाहिए, यानी 200 आना चाहिए। यानी इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल टू ही है, यही आना चाहिए। तो यहां से देखो अगर इस 86 तो मैं इधर भी रखूंगा तो दिस इज इंप्लाइड दैट क्या आ जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 200 माइनस 86। तो क्या आ जाएगा, x प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 114 और इसको समीकरण में क्या कर देंगे, 1 दे देंगे। यानी क्या प्राप्त हुआ, x प्लस y इक्वल टू 114। क्या आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगी। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, जैसा दिया हुआ था वैसे वैसे इसका टोटल किया है, इसका टोटल किया है और आपको इसके आंसर पहले से दिया हुआ था, मैंने इस आंसर को इसके इक्वल टू लिखा, तो यहां से मेरे को इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब सेकंड अपन जैसे कर रहे हैं समांतर माध्य तो अपन निकालना ही है और समांतर माध्य अपने कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य x बार इक्वल टू क्या लिखते हैं, समीशन f i x i अपॉन समीशन f i। तो यहां भी अपने पास जो वैल्यू होती है उसमें पुट करते हैं। अब देखिए x बार की वैल्यू पहले से अपने को गिवन थी, क्या गिवन थी अपने को, गिवन था x बार इक्वल टू 1.46, ये अपने को क्या था, गिवन था। तो ये x बार वाले वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं 1.46 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 140 प्लस x और प्लस 2y, ये इसकी वैल्यू है और अपॉन इसकी वैल्यू 200 दी हुई है। x वाले y वाले लिख के अपन क्यों से लिखेंगे, 200 जो दी हुई है क्यों लिखेंगे x y अपने 200 वैल्यू की। अब इसको देखिए इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्रॉस मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 140 प्लस x प्लस 2y इक्वल टू इसको इससे मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा 252, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है 20 पॉइंट से 20 हट गए और इसको मल्टीपल करेंगे इससे दुगना हो गया 252। पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 252 से 140 इधर प्लस के इधर जाएंगे, इसके जाएंगे माइनस के और माइनस करने पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 152।
ये होगा समीकरण नंबर 2। तो मैंने जैसा बताया था हमने किया वैसे ही समांतर माध्यम का मतलब क्वेश्चन जैसा पढ़ा था पीछे वाले क्वेश्चन में अपने क्या कर दिया, इसको सूत्र लिख दिया और सूत्र में मान पुट अप कर दिए। मान पुट अप करने से ऑटोमेटिक अपने को क्या बना प्राप्त हो गया, x और y में क्या हो गया एक समीकरण प्राप्त हो गया और यहां से भी x और y में एक समीकरण प्राप्त हो गया। तो अपने को पता था जब अपने पास अगर दो वैल्यू है x और y की दो वैल्यू अगर होती हैं तो दोनों वैल्यू से अपने मान कैसे निकालते हैं कि अगर दोनों वैल्यू से आपके पास कम से कम दो समीकरण होने चाहिए जो कि आपके पास प्राप्त हो गए। अब दो समीकरणों को हल करने की जो आपके पास एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 3 आपकी है कि दो समीकरण निकायों का हल अलग अलग मेथड से हम हल करते हैं। तो इसका सबसे इजी मेथड कौन सा होता है, आप इनको दोनों को एक साथ लिख लीजिए और एक चर दोनों में से उसको क्या कर लो, आप इक्वल कर लो। देखो यहाँ पर एक चर x है दूसरा चर y है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक लगा है। यहाँ पर देखो x मैंने दोनों समीकरणों में एक एक चर क्या पहले से ही समान है, इसलिए इनको हम क्या लिख लेंगे, ऊपर नीचे ऐसे लिख लेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 152। ये समीकरण दूसरा था और पहला समीकरण क्या था, x प्लस y इक्वल टू 114। जब एक एक चर दोनों में समान होते हैं तो आप उसके नीचे एक लाइन खींच दें और इनको क्या करते हैं, घटा दें। यानी पहले से इनके साइन इक्वल है तब आप क्या करते हैं, इसके भी जो प्लस का साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो ये प्लस का x ये माइनस का x घट गया, ये 2y प्लस का ये y माइनस का, 2y में से y घटाएंगे क्या बचेगा, y इक्वल टू 152 में से 114 घटाएंगे क्या बचेगा, 38। तो y का आंसर आपके पास कितना मिल गया, 38। और y का जो आंसर प्राप्त हो गया वो किसी भी एक समीकरण में लिख लो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख लो, 2 में रख लो, किसी से भी आपका आंसर आ जाएगा जो इजी है उसमें। तो यहां से क्या आएगा, x प्लस 38 इक्वल टू क्या आएगा, 174 या x इक्वल टू 114 में से 38 बच जाएंगे माइनस के, क्या आ जाएगा 76। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x इक्वल टू आ गया 76 और y इक्वल टू क्या आ गया 38, जो कि अपने को क्वेश्चन में पूछा था। तो x और y की दोनों वैल्यू अपने को अलग अलग प्राप्त हो गई। तो पुनः एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या था, अपने को एक बारंबारता बंटन दिया गया था जिसमें f की आपको दो वैल्यू x और y की जगह नहीं दी गई थी, हमने उन दोनों वैल्यू क्या मान लिया, x और y। और जैसा कि हम माध्य का क्वेश्चन करते हैं वैसे की वैसे हमने f i x i का एक कॉलम बना लिया, उस कॉलम में अपने इनको मल्टीप्लाई करके मान रख दिए, जो कि अपने को इस कॉलम का पहले से टोटल दिया हुआ था और अपने भी इसका टोटल निकाला। तो अपने टोटल निकाला तो उसका टोटल लिया आया, ये वाला टोटल आया, और जो गिवन टोटल था वो ये था। तो मैंने क्या किया, दोनों तो इक्वल ही हैं, मैंने इनको इक्वल लिख दिया, इक्वल लिख दिया, यहां से 86 इधर चला गया और अपने पास एक नई इक्वेशन बन गई। ये जो इक्वेशन है वो अपने को प्राप्त होगी। अब दूसरी बात जब हम करते हैं, अपने को पता है कि अपन तो क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, समांतर माध्य कर रहे हैं, समांतर माध्य निकालना है, इसलिए हम समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे और उसमें यहां से इसके मान लिख देंगे। मान लिखने से यहां से भी आपको क्या प्राप्त होगा, एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन में यदि आपके पास दो समीकरण प्राप्त हो जाते हैं तो उनका हल प्राप्त करने के लिए आप उनको उनके एक चर को, किसी भी एक चर को इक्वल कर लीजिए। यहाँ पर पहले से ही एक चर इक्वल है, ऊपर नीचे लिखिए उनको और लिखने के बाद इसकी यदि साइन इक्वल है तब आप उनको घटाइए, और यदि साइन इक्वल नहीं आती है तो क्या करना, आपको जोड़ना है। तो साइन इक्वल नहीं थे, मैंने सबको घटा दिया, तो नीचे वाले जितने भी हैं सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, और इससे क्या प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। y के मान को आप समीकरण नंबर 1 में लिख करके x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 3 की एक्सरसाइज और 17 की दोनों एक्सरसाइज एक साथ शामिल हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको तीसरी जो विधि है माध्य ज्ञात करने की, यानी हमने कौन सी पढ़ी अभी तक, साधारण बारंबारता बंटन का माध्य, फिर आपने क्या पढ़ा, वर्ग अंतराल का यदि बारंबारता बंटन दिया गया है तो उसका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब तीसरी विधि अपने पढ़ेंगे कौन सी, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। अब देखिए कल्पित माध्य विधि क्या है और कहां पर उपयोग में ली जाती है।
कल्पित माध्य का मतलब कि कल्पित का मतलब कल्पना करना। आप पहले से आप एक कल्पना कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है और उसके बाद आप समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। विधि कहां काम में ली जाती है? विधि वहां काम में ली जाती है जहां पर x और f दोनों के मान थोड़े बड़े हों, जिसमें आपको कैलकुलेशन में क्या हो रही हो, दिक्कत महसूस हो रही हो, आपको लगता हो कि यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। या फिर आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि दिए गई बारंबारता बंटन को कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए, या कल्पित माध्य पहले से आपको दे दिया गया हो कि कल्पित माध्य मानते हुए इस क्वेश्चन को हल कीजिए। तब आपको इसको कैसे हल करना है देखते हैं कि एग्जांपल के द्वारा। देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कल्पित माध्य विधि का। वर्ग अंतराल ले लिया 0 से 10, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये अपना वर्ग अंतराल हमने दिया हुआ है। साथ में बारंबारता दी गई है 6, 10, 13, 7 और 4। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है और अपने को दिया गया है कि क्वेश्चन को किसके माध्यम से हल करना है, कल्पित माध्य की विधि से हल करना है। अपने एक बात सभी क्वेश्चनों में पढ़ी है कि यदि आपको माध्य निकालना चाहिए, वो किसी भी विधि से निकालना है, तो यदि आपको वर्ग अंतराल दिया गया तो सबसे पहले x तो आपको ज्ञात करना ही करना है। अवश्य पहला काम है आपको x का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं x की टेबल बना देता हूं। x का कॉलम क्या होगा, इन दोनों को टोटल किया और 2 से डिवाइड किया तो 5, और ये 10 सभी में जोड़ते जाओ 15, 25, 35 और 45। ये आपके पास x की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो यहां तक तो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है इस प्रकार से। अब देखिए कल्पित माध्य की विधि से हल करना है। तो कल्पित माध्य क्या है, कल्पित माध्य कहां से हम मानेंगे? तो सबसे इजी और आसान तरीका जो परंपरागत तरीका चल भी रहा है, कल्पित माध्य हमेशा या तो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा आपको, और नहीं दिया हुआ मिलता है पूछ लेता है, तब आपको क्या करना है, x वाले कॉलम में बीच की जो वैल्यू है वो आप क्या मान लीजिए, कल्पित माध्य मान लीजिए। यहाँ पर x की 5 वैल्यू है, बीच की वैल्यू है 25, तो मैंने क्या मान लिया कि मानना कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य को किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं, एज्यूम्ड मीन यानी a से। कल्पित माध्य a बराबर मैंने कितना मान लिया, 25 मान लिया। समझ गए? मैं दोबारा बताता हूं कि आपको क्या मानना है, कल्पित माध्य कौन सी कॉलम में मानना है, हमेशा x के कॉलम में मानना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कल्पित माध्य हमेशा x के कॉलम में मानना है। और आसान ये रहेगा कि आप बीच की वैल्यू को कल्पित माध्य मान लीजिए, और आप थोड़ी जगह छोड़ करके यहाँ पर नीचे लिख दीजिए मानना कल्पित माध्य बराबर 25। अब देखिए आपको एक नया कॉलम और बनाना है। और क्यों बनाना है, क्योंकि यदि आप कल्पित माध्य मान ली क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो आप उसका सूत्र भी याद रखिए। पहले उसका सूत्र याद रख लीजिए। कल्पित माध्य विधि से यदि आप x बार यानी माध्य निकाल रहे हैं, समांतर माध्य निकाल रहे हैं, तो सूत्र होगा a प्लस समीशन fi di अपॉन समीशन fi। ये आपका सूत्र होगा। कौन सी विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो सूत्र जब आपको याद है तो आपके दिमाग में वही बात आई कि जहां पर सूत्र में जो नाम है वो मेरे पास कहां पर होने चाहिए, सारणी में होने चाहिए। ये क्या था, कल्पित माध्य जो मानना है, देखो मैंने लिख दिया था ये, तो ये भी मेरे पास है। f की टेबल मेरे पास है, कॉलम है मेरे पास। किसका कॉलम नहीं है, d नाम शब्द है, ये कहीं को टेबल में है ही नहीं। तो मुझे क्या निकालना है, पहले d का कॉलम निकालना है। और वो क्या होगा, d इक्वल टू क्या होना चाहिए, d इक्वल टू होगा x माइनस a। d इक्वल टू क्या होगा, xi माइनस a। ये एक d का कॉलम बना लेते हैं। दोबारा देख लो, d का मतलब डिफरेंस। किसका डिफरेंस, x वाले टेबल में से, कॉलम में से, और आपको किसको घटाना है, जो कल्पित माध्य आपने मानना है। यानी d इक्वल टू xi माइनस a, और यहाँ पर या तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं xi माइनस 25। अब घटाते चलो, देखो 5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 20 बचे।
ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की कल्पित माध्य में है कि आप यदि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं तो मान किसका आएगा माइनस, और आपको माइनस के ही मान इस कॉलम में लिखने हैं। -20 यहाँ पर आया, माइनस का 10 यहाँ पर आया, 0 यहाँ पर आया, 10 और यहाँ पर आया 20। उसके बाद अपने क्या था यहाँ पर f वाली कॉलम को और d वाले कॉलम को क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो आप यहाँ भी नई टेबल एक बना लीजिए, fi di, और f वाले कॉलम और d वाले कॉलम क्या कर दो, मल्टीपल कर दो। माइनस का 120 ये होगा, माइनस का 100 0 70 ये हो गया 80। और अपने पढ़ा था जिसके साथ समीशन शब्द लगा हुआ है उसी लाइन का क्या करना है, अपने को टोटल करना है। तो देखो इसका टोटल निकालेंगे fi का, इसका टोटल आएगा 40 और इसका टोटल निकालेंगे। देखिए माइनस की वैल्यू है उनको आपको अलग टोटल करना है। -120 और 100 यानी 100 और 120 कितने हो गए, 220। तो माइनस के तो मेरे पास 220, प्लस के कितने हैं 80 और 70 150। मैं देखो माइनस के 220 और प्लस के 150, ज्यादा कौन से माइनस के, तो हमेशा क्या होगा घटाव होगा, और किसके बचेंगे माइनस के 70। तो यानी इसके आंसर क्या आएगा माइनस का 70। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो अच्छी तरह दिख जाए। इसके लिए आपको क्या किया करो, इसको इसमें लिख दो, माइनस के वैल्यू को हमेशा किसमें लिखो, कोष्टक में लिख दो। अब सारणी से अपने को क्या प्राप्त हो गया है, देखिए कल्पित माध्य विधि से, पुनः एक बार बताता हूं, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए आपको दो कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं। एक कॉलम तो किसका बनेगा d का, और d क्या होगा x में से a को घटाना है, और दूसरा कॉलम बनेगा f को d वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। करते जाओ, बाकी वही काम है जो पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, जिसको मल्टीप्लाई किया उसका लाइन का टोटल और f वाला लाइन का टोटल। सूत्र x bar equal to a plus summation fi di upon summation fi। आप इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, a की वैल्यू 25 प्लस यहाँ पर देखो माइनस की वैल्यू मैंने माइनस में लिखी है तो कोष्टक में अपॉन 40। अब देखो प्लस और माइनस मिलाकर क्या बन गए माइनस 25 माइनस 70 बटे 40, 0 0 कट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा 25 माइनस 4 को 7 से डिवाइड करोगे 4 × 4 बच गए कितने 3 4 7 28 और 4 बचो 20। तो आगे आपका आंसर क्या गया 30.25। ये आपका क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो गया है। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना आप आसानी से सीख गए होंगे। पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि वर्ग अंतराल और ये कितना कितना क्वेश्चन आपको क्या आता है, दिया हुआ मिलता है। वर्ग अंतराल कहीं भी दिया हो, माध्य ज्ञात करना हो, आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू कॉलम जोड़ना है, x का कॉलम जोड़ना है। x का कॉलम जोड़ लिया, उसके बाद यदि कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो आपको किसका कॉलम जोड़ना है, d का कॉलम जोड़ना है। और d का कॉलम प्राप्त हो गया तो उसके बाद f और d वाले को मल्टीप्लाई करना है। ये नए कॉलम बन गए। समांतर माध्य का सूत्र लिख लिया, और इस सूत्र में यहाँ से जो मान आए हैं वो आप इसमें लिखते जाओ, और लास्ट तक इक्वल टू का साइन कहीं पे भी आपको भूलना नहीं है, ये याद रखना है। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम माध्य की एक और यदि इससे भी बड़ी वैल्यू प्राप्त हो जाए तो उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी माध्य की एक विधि है, और उस विधि का नाम है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। पद विचलन विधि, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर अच्छे अच्छे टॉपिक्स के वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए पढ़ते हैं पद विचलन विधि से समांतर माध्य, और ये कहां पर काम में आता है, जहां पर वैल्यू क्या हो बहुत ही बड़ी हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि आपको एक वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। और आपको बारंबारता दी गई है f 10, 25, 28, 12, 10 और 15, ये आपको बारंबारता दी गई है। देखिए किसी भी विधि से माध्य ज्ञात करना, आपने तो एक बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ी है,
कि यदि वर्ग अंतराल आपको दिया गया है और माध्य पूछा है, तब आपको क्या कॉलम जोड़ना है? यहाँ x का नया कॉलम आपको सदैव जोड़ना है। ये बात कहीं भी भूलने वाली नहीं है। x का कॉलम नया जोड़ना है और x कैसे आता है? इन दोनों लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। 45 और 4 जोड़ा 90 और 90 को 2 से भाग दिया कितना है? 45। समझ गए? अब 45 के बाद यहाँ पर डिफरेंस कितने का सब में? सतत बंटन है, डिफरेंस कितना है? 10 का है। 10 10 जोड़ते जाओ, कितना आ गया? 55 65 75 85 और 95। ये अपने बॉक्स की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब देखिए, चाहे तो पग मिश्रण विधि हो और चाहे कल्पित माध्य विधि हो, दोनों में आपको पहले क्या मानना है? कल्पित माध्य जरूर मानना है। कल्पित माध्य में तो अगला खुद नाम दे देता है कि कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करो, तो आपको मानना ही है। और पग मिश्रण विधि में भी आपको क्या मानना है? पहले समांतर माध्य मानना है, यानी कल्पित माध्य मानना है। तो आप थोड़ी जगह छोड़ करके यहाँ लिख लेंगे कि माना a बराबर है, और कहां से मानना है? हमेशा मानेंगे किसमें से? x वाले कॉलम में से, और बीच की मान मानेंगे। बीच का मान कोई भी आपको, ये क्या ये भी बीच का है, ये बीच का है, दोनों में से कोई सा ही मान लो। मैंने 65 मान लिया, तो a को मान लिया। और जब भी a मानते हैं, आपको ये पक्का पता है कि a जब भी मानते हैं तब आपके पास क्या आएगा? पहले d का कॉलम आएगा, क्योंकि d का कॉलम तभी आता है जब हम a मानते हैं। और d क्या होता है? x और a का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले d वाला कॉलम ज्ञात कर लूंगा। d इक्वल टू क्या था? xi माइनस a। ये कॉलम का d था, ये कॉलम ज्ञात है। देखो d x में से क्या घटाना? आपको कैसे घटाना है? क्या बचा? माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10, 20 और 30। ये आपको मान प्राप्त हो गए हैं। अब आपको आगे क्या करना है? यहाँ पर कल्पित माध्य विधि से आंसर निकालते हैं, तो क्या करते हैं? हम f और d को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को क्या करना है? कल्पित माध्य विधि से हम इसको हल नहीं कर रहे हैं, हम किस विधि से हल कर रहे हैं? पग मिश्रण विधि से हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक नया कॉलम और जोड़ना है। इस जो d का आंसर निकाला ना, इसको किससे? यहाँ पर u का एक नया कॉलम आएगा ui, और इसको ये कैसे आएगा? d वाले को h से क्या करना है? डिवाइड करना है। दोबारा देख लो क्या कॉलम आएगा? नया ui कॉलम आएगा, ठीक है। और ये क्या होता है? ui d वाले का जो आंसर है उसको किससे डिवाइड करना है? h से। किससे डिवाइड करना है? h से। अब देखो h कहां से आ गया? h क्या था? ये वर्ग जो अंतराल दिया हुआ है, इसमें तो डिफरेंस चल रहा है, वो क्या है? h है। डिफरेंस कितना चल रहा है? 10 का। तो आप सीधा लिख सकते हो कि आप d को किससे डिवाइड करना है? आपको 10 से डिवाइड करना है। और करते जाओ, 20 को 10 से डिवाइड किया, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। और जब भी लास्ट कॉलम जो आता है उसको किससे मल्टीपल करते हैं? अपने f वाले से मल्टीपल करते हैं। और साथ में मैं दोबारा बात याद दिलाता हूं, जिसका भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ी जगह छोड़ करके उससे क्या लिख लो? सूत्र लिख लो, आपको आसानी से याद रहेगा कि अपने कॉलम में क्या बनाना है, टेबल में क्या बनाना है। तो पग मिश्रण विधि से सूत्र निकाल रहे हो, तो पग मिश्रण विधि का सूत्र क्या होता है? a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi और गुणा क्या? h। ये फॉर्मूला होता है इसका पग मिश्रण विधि से माध्य ज्ञात करने का। अब आपके पास सूत्र में याद आते हैं, आपके दिमाग में आएगा कि अपने को a चाहिए, f चाहिए, u चाहिए और h चाहिए। पता है h तो किससे मिलता है? ये डिफरेंस है। a मैं मतलब मान लूंगा वो है, इसका मतलब नया कौन आया? u आया। तो u कहां से आएगा? पहले a मानते ही आपको पता है कि a मानते ही तो d वाली लाइन आएगी, ठीक है। और d वाली लाइन अपने को चाहिए नहीं, तो किसी चाहिए अपने को? u की। तो u की कहां से आएगी? d को किससे डिवाइड कैसे? h से। ये प्राप्त हो गई। अब क्या चाहिए? दोनों का गुणा, f का और u का। देखने हैं तो लोग गुणा लो, f को किससे गुणा कर लो? u से गुणा कर लो। देखो f बड़ा यहां पर है, 10 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस के 20, ये हो गए माइनस के 25, ये हो गए 0, ये हो गए 12, ये हो गए 20 और ये हो गए 15 दिए 45। सभी टेबल अपने पास पूरी हो गई, कॉलम पूरे हो गए। अब अपने को सूत्र में देखो क्या कौन सी का सम चाहिए? f और u के मल्टीपल लाइन का सम चाहिए और fi का चाहिए। इसका आपने टोटल कर लिया fi, इसका टोटल कितना आया? 100। इस लाइन का टोटल कर लिया, समेशन fi ui इक्वल टू कितना आएगा? देख लो, माइनस के कितने हैं? 45 और प्लस के कितने हैं? अपने पास
45 और 20 65 और 10 75 और 2 78 है। तो प्लस वाले में से माइनस से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो यानी आपके पास कितना बचेगा 32। इसका आंसर कितना आ गया 32। अब यहां से तो मान निकाले हैं वो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, सूत्र में रखने हैं। तो x बार बराबर क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी बनी थी मैंने 65 प्लस इसका आंसर आया 32 अपॉन इसका आंसर कितना है 100 और h का आंसर कितना है 10। h का आंसर कितना है 10। ये सभी मान रख दिए, देखो 0 से 0 कट हो गया, क्या बचा 65 प्लस 32/10 और 65, तो 65 साथ साथ चलते जाएंगे, एलसीएम की जरूरत नहीं है, यहीं से इसको डिवाइड कर दो। 32 में 10 से डिवाइड करेंगे एक पॉइंट हो जाएगा, तो क्या आएगा 3.2 और जोड़ेंगे तो 65 और 3 68.2, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया है। तो आज अपन ने केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत अपने 3 टॉपिक्स थे, माध्य क्या माध्यिका और बहुलक, जिसके अंदर अपने सबसे पहला जो टॉपिक था समांतर माध्य, उसको अपने 3 विधियों से ज्ञात करना सीख लिया है। कौन कौन सी विधि से हमने सीखा है, 3 विधियां अपनी जो थी, सबसे पहले तो साधारण जो तरीका है, साधारण बंटन किया गया है, तो एक तो थी साधारण विधि जिससे अपने समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा। दूसरी कौन सी थी, कल्पित माध्य विधि, और तीसरी विधि कौन सी है, पग विचलन विधि। तो इन तीनों विधियों से आज हमने माध्य का, समांतर माध्य का मान ज्ञात करना सीखा है। और संभवतः क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन समांतर माध्य का पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन लगभग एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में 10th के में पूछा जाता है। और इसी के अंदर जो +3 किए जाते हैं वो किसमें से जाते हैं, या तो माध्यक और या बहुलक। तो आपने आज 3 नंबर का टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आशा है इस टॉपिक को पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में अवश्य अच्छा प्राप्त करेंगे।